उमर अब्दुल्ला सरकार की जम्मू में होगी बड़ी कैबिनेट बैठक, किन किन चीजों को कर सकते हैं रिवाइव। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 35। मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एडिटर इन चीफ पवन शर्मा। पवन जी, जब तक हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो अभी कैबिनेट बैठक नहीं हुई है, मगर आज के एजेंडा में कैबिनेट बैठक है। ये बहुत अहम कैबिनेट बैठक है इस बार उमर अब्दुल्ला सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक। पहली में तो कोई फैसला लिया नहीं गया था और दूसरी बैठक उस समय हो रही है जबकि जम्मू सेक्रेट आ चुका है, जम्मू राजभवन और सीएम सेक्रेट भी खुल चुके हैं और जम्मू ने अपनी मांगे भी उमर अब्दुल्ला के सामने रखी हैं। तो क्या आज कैबिनेट बैठक होने जा रही है और कुछ बड़े फैसले होंगे? देखिए, एजेंडा में आज कैबिनेट बैठक है। हो सकता है रात को 9 साढ़े 9 बजे हो, क्योंकि हो सकता है सीएम के घर में ही हो जाए, क्योंकि 5 लोग तो सारे हैं जी। चीफ सेक्रेटरी ने आना है बस जी। तो अभी अगर हम जब हम कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी कुछ मंत्री जो है वो अपने अपने इलाके में अभी भी लाइव कर रहे हैं पेज के ऊपर वो प्रोग्राम जो वहां पर चल रहे हैं। उमर साहब भी सुबह आज चट्टा में थे, इस कास्ट का वहां कैंप था। उसके बाद जो मंत्री सतीश हैं वो पहले सांबा थे, चौकी चौरा कश्मीर, उसके बाद फिर जम्मू में। तो कहीं ना कहीं अगर जम्मू आ गए हैं तो हो सकता है आज रात को जब हमारा कार्यक्रम आने होगा उस समय बैठक चल रही होगी। बैठक में क्या होगा हम कल भी बता सकते हैं, लेकिन एजेंडा में बैठक है और ये इंपॉर्टेंट बैठक है। इसमें तमाम जो मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, जो लोगों के तमाम मुद्दे हैं, जिसमें पीएचई डेली वेजर है, पीडीडी के डेली वेजर हैं, या फिर एजुकेशन को लेकर कुछ है, राशन को लेकर हैं, जो सिविल जो उसका फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के हैं, तमाम मुद्दे जो है वो डिस्कस होने आए आज। उमर अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टर की ओथ लेते ही सबसे पहला जो ट्वीट किया था वो किया था और उसमें कहा था कि डीजीपी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं जम्मू कश्मीर के कि जहां जहां से मेरा काफिला गुजरे वहां पर ग्रीन कॉरिडोर ना लगाया जाए और मुझे भी आम जनता की तरह ही गुजरने दिया जाए। केवल कुछ देर के लिए ट्रैफिक नियम जो है उनके हिसाब से देखा जाए, कहीं ट्रैफिक रोकी ना जाए। आज उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, जम्मू में थे, स्क्वाश जाना था और जब वो स्क्वाश से वापस उनको आना था तो जम्मू शहर में तभी के जो 4 पुल हैं, चारों पर ट्रैफिक की इतनी ज्यादा जैमिंग थी कि एक शख्स नए शहर से पुराने शहर की तरफ और पुराने शहर से नए शहर की तरफ जाने में लोगों को 1-1 घंटा लगा। आखिर क्या कारण है? क्या ट्रैफिक विभाग या बाकी जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट है वो नहीं उमर अब्दुल्ला की बात समझे, या फिर उमर अब्दुल्ला वही तामझाम लेकर चल रहे हैं जो पहले हुआ करता था? तामझाम वही है, काफिला इतना ही है। आज डिप्टी सीएम भी उनके साथ थे, जो दूसरे मंत्री हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के वो भी उनके साथ थे। तो 3 मंत्री जब निकलेंगे तो तीनों का काफिला साथ चलेगा। तमाम विभाग जो थे उनके डायरेक्टर्स, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, उनके जो साथ में प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, उनका भी काफिला था। विभागों के जो एचओडी थे उनका भी तो काफिला था। तो एक लंबा काफिला था जिस वजह से जाम लगे। और एक चीज और थी, जो नया पुल है, जो 4th ब्रिज है, उस पे ऊपर काम चल रहा है, वो अगले 10 दिन के लिए ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। उसमें सिर्फ स्कूटी जा सकती है, 2 व्हीलर जा सकता है, बड़ी गाड़ियों के लिए वो बंद है। तो 2 पुल के ऊपर आज सबसे ज्यादा बर्डन था, जिस वजह से ट्रैफिक डाइवर्जन नहीं हो सका और शहर में जाम की स्थिति बन गई और लगभग 2 से 3 घंटे लोग जो है वो जाम में परेशान रहे। उमर अब्दुल्ला के एडवाइजर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता नासिर असलम वानी, जिनको नासिर सोगामी भी कहते हैं, उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीडीपी रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एज दे साइडेड विद बीजेपी। कि पीडीपी जो हमारे ऊपर सवाल उठा रही है, आखिर 370 हटाने में सबसे बड़ा योगदान तो उन्हीं का है। सबसे पहले बीजेपी के साथ मिलकर तो उन्होंने ही सरकार बनाई और जब उनकी सरकार गई तो उसके बाद 370 भी गया। तो हमारे ऊपर क्यों उंगली उठाते हैं? देखिए, ये सियासत है, इसके बीच एक दूसरे पर आरोप तो लगेंगे और ये चुनावों के समय भी थे और अब भी हैं। अब जैसे महबूबा मुफ्ती लगातार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट कर रही थी, तो आज इनके पास भी मौका है। तो इन्होंने सीधा बोल दिया कि आप लोग उस समय सत्ता में थे, आपके रहते पूरा डिजाइन तैयार हुआ, सारी स्ट्रेटजी आपकी सरकार के भीतर रह के बनी। जैसे ही सरकार टूटी 370 भी टूट गया। तो कहीं ना कहीं महबूबा को भी कटघरे में खड़ा कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इस समय सत्ता में है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर महबूबा एक बात करती है तो इनके पास काफिला है जवाब देने वाला। पवन जी, खबर आ रही है कि 2-3 दिन से हड़ताल पर चल रहे सैनिटेशन वर्कर्स पर सरकार कोई कड़ा कदम उठा सकती है और उन्हें
जो कुछ लोग नहीं मान रहे सरकार की मांगों को लेकर और वापस काम पे नहीं आ रहे, उन्हें निलंबित तक भी किया जा सकता है। और इसमें ज्यादा रोल लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार का है, यानी कि उनके प्रशासन का है कि स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। हालांकि उमर अब्दुल्ला का या उनके मंत्रियों का कोई बयान अभी तक इन पे नहीं आया है। देखिए, इस समय अगर आप बात करोगे बिश्ना, आरसपुरा, अखनूर, सांबा, विजयपुर, जितने भी नगर पालिकाओं के क्षेत्र हैं जी, वहां गंदगी के ढेर लगे हैं। शहर के भीतर भी स्थिति ऐसी है। हालांकि शहर के भीतर बहुत से इलाके ऐसे हैं बाहर जहां पर काम हो रहा है, सफाई है, लेकिन अधिकांश जो आउटर एरिया है वहां पर गंदगी के ढेर हैं। अब जो ये सिविक कर्मचारी जो स्ट्राइक पर हैं, इनसे जबरदस्ती आज बिश्नाह में या आरसपुरा में पकड़ पकड़ कर सफाई करवाई गई है। पुलिस की टीम साथ थी और उनको पकड़ कर ला रहे थे कि सफाई करवाइए। हालांकि वो विरोध भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी सफाई करवाई गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने अब ये देखिए, ये विरोध किसका है? विरोध है निजीकरण का, कि आप जो है इस पूरे माशरे को, जो जीएमसी का है जहां पर ये लोग काम करते हैं, आप निजी हाथों में सौंप रहे हो, जिसका विरोध ये लोग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का कार्यक्रम होंगे, जब आप प्राइवेटाइजेशन की ओर जाएंगे तो कर्मचारी तो स्ट्राइक करेंगे। अब आप उनको निलंबित करते हो, जहां सस्पेंड करते हो, जहां उनको अरेस्ट कर लेते हो, वो अलग की बात है, लेकिन लोगों का तो हक है विरोध करना सरकार के इन फैसलों का, तो वो कर रहे हैं। हालांकि पुलिस जबरदस्ती उनसे सफाई तो करवा ही रही है। पवन जी, एक बड़ी चीज है, कश्मीर में हर बार देखा जाता है कि सर्दियों के दिनों में आगजनी की बहुत घटनाएं होती हैं। कल भी श्रीनगर के रैनावारी क्षेत्र में काफी ज्यादा जो है इमारतों को आग के जो है हवाले हो गए, और ऐसे इंसिडेंट आते रहते हैं। कश्मीर प्रशासन ने और खास तौर पे डीसी श्रीनगर ने लोगों से आह्वान किया है कि हीटिंग डिवाइसेस पर खास तौर पे ध्यान दें, क्योंकि सर्दी के दिन है और आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी। आप अपने घरों के अंदर जो लकड़ी के घर हैं, हीटिंग डिवाइसेस जलाते हैं और उसी से ऐसे हादसे होते हैं, तो खास तौर पे ध्यान देने की जरूरत है। और उन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसी कंप्लेन आती है तो हम एक्शन भी लेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा इंसिडेंट जो होते हैं वो कश्मीर, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, जहां वो सिंथन टॉप का जो इलाका कश्मीर से जुड़ता है, इन इलाकों में होते हैं। अभी हाल ही में पाडर नागसैनी के ऊपर जो एक इलाका था, वहां पर इंसिडेंट हुआ था। लगभग 150 के करीब घर जो है वो जल गए थे। हालांकि जानी नुकसान उसमें नहीं हुआ था, लेकिन लोगों का बहुत नुकसान हुआ। दरअसल ठंड के दिनों में लोग लकड़ इकट्ठी करके घर में रखते हैं, बचने के लिए लकड़ भी जलाते हैं। जो हीटिंग डिवाइसेस हैं उनका भी इस्तेमाल होता है। तो कहीं ना कहीं कोई रात को सोए या कोयले की जो अंगीठी होती है, या उसकी वजह से, या जलती हुई लकड़ कहीं निकल गई उसकी वजह से, जहां कोई हीटिंग डिवाइस से शॉर्ट सर्किट हो गया तो उस वजह से। और एक चीज आप देखिए कि जहां पर एक घर में आग लगती है ना, तो फिर वो फैलती जाती है, क्योंकि सभी घर लकड़ी के हैं और साथ साथ सटे हुए हैं। तो लकड़ में जब एक बार आग लगती है तो फिर वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए एहतियातन बरतना बहुत जरूरी है, और सरकार समय समय पर लोगों को अवेयर भी करती रहती है। टीम जम्मू के प्रमुख और बीजेपी के नेता जोरावर सिंह जम्वाल ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, क्योंकि पिछले 10 सालों से टीम जम्मू का गठन इसीलिए हुआ था कि ड्रग्स के जो लगातार मामले आते हैं उनके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाए, सख्त एक्शन लिया जाए। मेमोरेंडम में जोरावर सिंह जम्वाल ने खास तौर पे मेंशन किया है कि जम्मू में बहुत सारी जगह से लगातार कंप्लेन आती है कि ड्रग पेडलिंग के रैकेट चल रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जो किंग पिन्स हैं उनके ऊपर भी एक्शन ले और सरकार एक कड़ी पॉलिसी बनाए। देखिए, टीम जम्मू पिछले काफी समय से, जब गठन हुआ था, तो इसी चीज के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। जम्मू में नहीं, सांबा में, विजयपुर में, बिश्नाह में, अखनूर में, नगरोटा में, तमाम उधमपुर में, तमाम जगह पर इनकी इकाइयां हैं। और उनका काम ही यही है कि अपने इलाके में अगर कोई ड्रग्स का सेवन करता है, जहां ड्रग बेचने वाले लोग हैं, तो पुलिस के साथ मिलकर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और लोगों को अवेयर भी करते हैं घर घर जाकर। ये काफी समय से काम कर रहे हैं। अब सरकार को चाहिए कि इन लोगों को सपोर्ट करें। एलजी साहब को चाहिए कि आप जो टीम गठित करते हो, जो आप कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हो, जहां कोई एक विंग बनाते हो, तो इन टीम मेंबर्स, जो टीम जम्मू के लोग हैं, उनको शामिल करिए, क्योंकि जो लोकल हैं उनको सबसे ज्यादा पता है कि क्या हो रहा है। जब आप टीम में इन लोगों को शामिल करोगे तो जो किंग पिन है वो भी पकड़े जाएंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी पकड़े जाएंगे, बशर्ते कि आपकी नीयत होनी चाहिए चिट्टा को खत्म करना है, ड्रग्स को खत्म करना है। कौन सी ऐसी चीज है वो सरकार नहीं कर सकती? अगर चेन को पकड़ा जाए, एक व्यक्ति अगर बेचने वाला पकड़ा जाता है, वो पूरी चेन बता सकता है मैंने किससे लिया, वो बता सकता है मुझे किससे मिला, फिर वो बता सकता है कहां से आया। तो इसी तरह से आप चेन पकड़ोगे तो दूर तक जाओगे, लेकिन नीयत होनी चाहिए ड्रग्स को खत्म करने की, तो खत्म हो जाती है। और एलजी साहब को चाहिए कि एक ऐसी टीम बनाए, पुलिस की, नारकोटिक्स विभाग की, एडमिनिस्ट्रेशन की, और उनके साथ
टीम जम्मू के लोगों को साथ रखिए जो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। उनके पास सरकार से ज्यादा आंकड़ा हो सकता है कि कहां पर क्या क्या हो रहा है, कितने लोगों की जान चली गई है, कितने लोग अभी रिहेबिलिटेशन सेंटर में है। तो ये एक अच्छा स्टेप था जोरावर सिंह का उनके साथ मिलना, और एलजी साहब को चाहिए कि इनको टीम में रखें, इनके लोगों को साथ रखें ताकि सही लोगों तक पहुंचा जा सके। नशे से दूर रहिए और नशेखोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाइए, क्योंकि टेररिज्म से भी खतरनाक है नार्को टेररिज्म जो नस्लों को तबाह कर रहा है। तो आज के सरकारी चालीसा में इतना ही। कल जो खास खबरें होंगी आपके तक दोबारा शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमारे कार्यक्रमों को लाइक, फॉलो और शेयर करते रहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।